हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल रही होती है। रोज की तरह आज भी वो किचन में काम ही कर रही थी कि तभी अचानक से उसे बहुत जोरों से घबराहट होती है और तेज खांसी आती है और इसी के साथ सीने में बेचैनी होने लगती है। और दामिनी कहती है, आज इतनी घबराहट क्यों हो रही है? और ये इतनी खांसी के कारण सीने में दर्द भी हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। काम करती हूँ, पानी पी लेती हूँ। दामिनी फ्रिज खोलकर पानी पीती है, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने की जगह बढ़ जाती है और लगातार घबराहट होती है, जिसके कारण उसके हाथ से किचन का सामान इधर उधर गिरने लगता है। और इन सब आवाजों को सुनकर वहाँ फौरन पंकज आता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? ये सब सामान कैसे बिखरा हुआ है? और तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बोलो ना कुछ। विवान, विवान बेटा जल्दी आ। पंकज की चिल्लाने की आवाज सुनकर विवान दौड़ते हुए किचन में आता है और दोनों दामिनी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करते हैं और विवान से बोलते हैं, मिस्टर विवान, आपकी माँ को अस्थमा अटैक आया था, जिसे आम भाषा में दमा कहा जाता है। इसीलिए इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब से इनके पास इनका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। अब इनके खान पान का ज्यादा ख्याल रखना होगा और साथ ही कई चीजों का परहेज भी करना होगा। ज्यादा दिक्कत होने पर आपको इस इनहेलर का इस्तेमाल करना है। जी थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह के बाद तीनों घर आते हैं, जिसके बाद विवान अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और दामिनी बोलती है, अरे विवान बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। 2 दिन हो गए तुझे ऑफिस गए, तू ऑफिस जा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और फिर तेरे पिताजी भी तो घर पर ही है ना। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दामिनी की पड़ोसन सरला आती है और बोलती है, अरे भाई साहब, कब तक ख्याल रखेंगे तेरा? मेरी माँ तो तू बहू ले आ। औरतों का काम तो एक औरत ही बखूबी कर सकती है ना। दमा कोई छोटी बीमारी नहीं, समझी? तू कहे तो मेरी नजर में एक लड़की है, बात करूं? सरला, तुम बात करो। लड़की जच गई तो हम अपने विमान की शादी कर देंगे। अरे विवान से उसकी भी राय पूछ लो, क्या पता मेरे बेटे ने खुद ही बहू ढूंढ ली हो। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सरला आंटी, आप बात कीजिए। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर विवान अपने ऑफिस निकल जाता है और सरला लड़की वालों के घर पर फोन करती है और अगले ही दिन दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिलकर आपसी सहमति से रिश्ता तय कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में विवान की शादी समायरा से हो जाती है और समायरा अपने ससुराल आती है, जहां दामिनी उसका स्वागत करते हुए बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर भी बहू आ गई, मैं भी सास बन गई हूँ। बहू, अंदर आजा। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे भाग्यवान, तुम बैठो, मैं बहू का गृह प्रवेश कराऊंगा। आजा बहू, तेरी सास ने जैसा बताया, कलश पर अपने कदम लगाकर अंदर आजा। समायरा जल्दी से अंदर आती है, जिसके बाद विवान उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे बोलता है, समायरा, आज से तुम मेरी जिंदगी और इस घर का एक नया हिस्सा हो। तुम्हें मैं सारी खुशी दूंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अस्थमा की बीमारी है। हद है यार, सुहाग रात की रात पर माँ की बात कौन करता है? सासू माँ, आपकी सास की बीमारी का जिक्र भी अभी होना था। समायरा को सोचता देखकर विवान बोलता है, समायरा, क्या सोचने लगी? जी कुछ भी तो नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। थैंक यू। विवान खुश होकर उसके गले लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों करीब आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को दामिनी को बहुत तेज खांसी आती है और इस आवाज के कारण पंकज की नींद खुल जाती है और वो बोलता है, अरे विमान की माँ, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में गड़गड़ाहट क्यों हो रही है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी सीने में खिंचाहट सी हो रही है। लेकिन तुम्हारी सांस भी फूल रही है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। रुको, मैं विवान को बुलाता हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा शायद। अरे रुकिए, मुझे बस मेरा इनहेलर दे दीजिए। पंकज जल्दी से दामिनी को इनहेलर देता है और जैसे ही दामिनी उसे लगाती है, उसकी सांस फिर से नॉर्मल हो जाती है और दामिनी बोलती है, ठीक हूँ मैं,
और आपकी अकल घास चढ़ने गई थी क्या? आज विवान की सुहागरात है और आप आधी रात उसका दरवाजा खटखटाने जा रहे थे। चलिए सो जाइए। ऐसे ही वक्त बीतता है और सुबह होती है। समायरा सबके लिए नाश्ता बनाती है, जिसके बाद सभी बैठकर नाश्ता करते हैं। जहां विवान और पंकज समायरा के हाथ के बनी कचौड़ियाँ, दही और सब्जी खाते हैं, वहीं दामिनी गुस्से में बोलती है, बहू, तेरी मुझसे कोई ज्यादा दुश्मनी है क्या? उन दोनों को तूने कचौरियाँ दे दी और मुझे ये काली पीली सी चपाती दे रही है। मैं नहीं खाऊंगी। माँ जी, आपके भले के लिए, आपको अस्थमा की बीमारी है ना, इसलिए आप ये तली भुनी चीजें नहीं खा सकती हैं। आपको ये गेहूं की चपाती नहीं बल्कि बाजरे की रोटी खानी है, क्योंकि आपको गेहूं, सोया, अंडे, दही, पपीता, केला, चीनी, चावल ये सब मना है, तो आपको ये सब नहीं खाना। तू ही खा ये सब, मैं भूखी रह लूंगी। अरे ये बाजरे की बेस्वाद रोटी का एक भी निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। तुम सब मुझे ललचा रहे हो ना। आज मेरा उपवास है, मैं जा रही हूँ। दामिनी गुस्से में उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद पंकज बोलता है, बहू अब तो क्या करेगी? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप सभी लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आती हूँ। समायरा जल्दी से किचन में जाती है और फ्रिज से संतरे, कीवी और खरबूजा निकालकर फ्रूट चाट बनाकर अपनी सास के पास लेकर जाती है और उसे बोलती है, सासू माँ देखिए, मैं आपके लिए चटपटा फ्रूट चाट लेकर आई हूँ, प्लीज खा लीजिए। दामिनी भूखी होने के कारण जल्दी से फ्रूट्स खाने लगती है, जिसके बाद समायरा बाजरे की रोटी भी उसके आगे रखकर मीठी भाषा में बोलती है, माँ जी थोड़ा सा खा लीजिए, मैंने बड़े प्यार से बनाया है आपके लिए। ठीक है, ला दे मुझे, लेकिन आज ही खा रही हूँ बस। इस तरह समायरा अपनी सास को मना लेती है, जिसके बाद वो किचन में आकर बोलती है, टास्क कंप्लीट, आज तो जैसे तैसे संभाल लिया, अब शाम को पता नहीं क्या होगा। मेरी सास की बीमारी न जाने मुझसे क्या क्या करवाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और समायरा अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन उसके घर सरला आती है और बोलती है, अरे वाह दामिनी, अब तो तू एकदम ठीक लग रही है। ये सब मेरी बहू का कमाल है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। अरे वो सब छोड़, तुझे पता है आज गली में मेरे 500 रुपए गुम हो गए। क्या कहा? खो गए? अरे कैसे खो गए? लेकिन अरे मिले कि नहीं? दामिनी बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो तेज की खांसने लगती है। उसकी खांसने की आवाज सुनकर समायरा फटाफट से इनहेलर लेकर आती है और अपनी सास के मुंह के पास लगाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और दामिनी बोलती है, बहू अब मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है माँ जी, आपको इतनी तेज खांसी कैसे आई? मैं तो डर गई थी। दामिनी समायरा को पूरी बात बताती है, जिसके बाद वो आग बबूला होकर बोलती है, क्या आंटी जी, आपको नहीं पता कि मेरी सासू माँ को अस्थमा की बीमारी है? अरे पैसे खोने के कारण उनको अस्थमा का अटैक आ गया। अब जाइए। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं तो इसे ये कह रही थी कि मेरे वो पैसे मुझे मिल भी गए हैं, मेरी ही साड़ी के पल्लू में बंधे थे। हाँ ठीक है, अब आप जाइए और माँ जी आप अंदर चलिए। ये माँ जी की सास की बीमारी तो ना एक दिन इनको नहीं लेकिन मुझे ऊपर जरूर पहुँचा देगी। कितना डर गई थी मैं। वो तो शुक्र है कि माँ जी की सास सलामत है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और समायरा अपनी सास की बीमारी को दूर करने के लिए उसकी खूब सेवा करती है। लेकिन एक रोज दामिनी फ्रिज से निकालकर ठंडी दही खा लेती है और बोलती है, हाय वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कितने अरसों बाद मैं दही खा रही हूँ। जब से इस अस्थमा की बीमारी ने मुझे जकड़ा है ना, तीनों के तीनों बस अपनी जिद थोपते हैं मुझ पे। दामिनी ये बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसे तेज खांसी आती है और एक बार फिर अस्थमा का अटैक आता है और सभी किचन में जाकर उसे देखते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां चेकअप करके डॉक्टर बोलते हैं, वैसे तो इनकी हेल्थ काफी इम्प्रूव हो चुकी थी, लेकिन लापरवाही के कारण इन्हें फिर से अटैक आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जानलेवा हो सकता है। इन्हें अस्थमा में होने वाले खतरों से परहेज करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनने और परिवार के समझाने पर दामिनी अपनी लापरवाही का पछतावा करती है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है और सभी घर आते हैं।
और फिर समायरा अपनी सास की बीमारी का अच्छे से ख्याल रखती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। वरुण अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसे चुप कराते हुए बोलता है, अले ले 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 मेरा प्याला सा बेटा, लोई लोई नहीं करते, क्या हुआ, चुप क्यों नहीं हो रहे, डैडी प्यार से खिला रहे हैं ना। हे भगवान, मेरा बेटा रोया जा रहा है, काश प्रेमा होती तो हमारा बेटा ऐसे रो नहीं रहा होता। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी विधवा देवरानी परी आती है और उससे नोनू को लेकर बोलती है, अले ले, क्या हुआ नोनू को? बहुत रो रहा है जेठ जी, क्या हुआ है? क्यों रो रहा है? इसे कुछ खिलाया नहीं? पता नहीं परी क्यों रो रहा है, मैंने इसे दूध पिलाया था, सोने ही वाला था, लेकिन तभी इसने बहुत रोना शुरू कर दिया। जेठ जी, इसे मैं अपने कमरे में ले जाऊं? आप सोए नहीं हैं कल से, आप सो जाइए। पक्का ना परी, नोनू को तुम देख लोगी, उसे ऐसा रोता हुआ मुझसे नहीं देखा जाता। देखिए जेठ जी, नोनू तो चुप हो गया मेरी गोद में आकर, है ना? अरे ये तुम्हारी गोद में बिल्कुल चुप हो गया और कैसे प्यार से देख रहा है। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ के साथ तुमने अपनी पूरी लाइफ शुरू भी नहीं की थी कि ये हादसा हो गया। काश सिद्धार्थ और प्रेमा उस कार में ना होते तो। वो एक काली रात थी जेठ जी, जो हम दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा करके चली गई। प्रेमा मंदिर से लौटते वक्त आ ही रही थी कि तभी मौसम बहुत खराब हो जाता है और प्रेमा परी को कॉल करती है और बोलती है, परी, यहाँ मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, तू एक टैक्सी भिजवा दे घर से। पता नहीं, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप मंदिर में थी तब भी आपका मन इतना अशांत है। हाँ परी, पता नहीं क्यों मुझे नोनू के पास आना है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? दीदी आप फिक्र मत कीजिए, नोनू मेरी गोद में ही है, खेल रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पास रहता है तो खुश रहता है। परी, तुम कार भिजवाओ बस। दीदी मैं उनको भेज देती हूँ, वो ऑफिस से निकल गए हैं, आपको लेते हुए आ जाएंगे। ठीक है। प्रेमा मंदिर के पास अपने देवर सिद्धार्थ का इंतजार करती है। वो आ जाता है और उसे बिठाकर दोनों घर आने लगते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है कि तेज हवा के साथ एक पेड़ सामने गिर जाता है। सिद्धार्थ को बारिश की वजह से वो पेड़ नजर नहीं आता और घर वालों को उनके कार एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जिससे वरुण और परी टूटकर सदमे में चले जाते हैं। यहाँ वरुण रोते हुए अपने बेटे को संभालने की हालत में नहीं होता और ना ही परी अपने होशो आवाज में होती है। दोनों की ऐसी हालत देखकर मधु बोलती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ? मेरा बेटा बहू दोनों को लेकर तूने मेरे दूसरे बेटे और बहू की जिंदगी बिगाड़ दी। अरे कुछ नहीं तो मेरे पोते पर ही रहम कर लेता, वो इतना छोटा है कि बिन माँ के कैसे रह पाएगा। अरे परी, उसका क्या कसूर था? बेचारी की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी और उसे भी आपने विधवा बना दिया। मैं कैसे संभालूं अपने बच्चों को? मधु, संभाल खुद को, तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये भगवान ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन अब तू ही है जो अपने बड़े बेटे, पोते और छोटी बहू को संभाल सकती है। तू घर की मुखिया होकर बड़ी होकर नहीं संभलेगी तो तेरे बच्चे टूटकर और बिखर जाएंगे। संभाल ले अपने घर को। तुम सही कह रही हो, मुझे ही हिम्मत रखनी पड़ेगी अब। खैर जेठ जी, रात बहुत हो गई है, नोनू को मैं अपने पास सुला दूंगी, आप सो जाइए। ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो बुला लेना आप। परी नोनू को गोद में खिलाते हुए अपने कमरे में ले जाती है। तभी बाहर खड़ी हुई उसकी सास मधु उसे देख लेती है और अपने मन में कहती है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही होगा? परी वरुण के बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। नहीं, मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं या नहीं। मधु अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो नोनू के साथ बहुत प्यार से खेल रही होती है और कहती है, अरे बहू ला, नोनू को मैं संभाल लूँ, तू थक गई होगी, जा खाना खा ले। अरे नहीं माँ जी, मैंने खाना खा लिया है और मुझे नोनू के साथ ही रहने दीजिए, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। मैं खिला लेती हूँ, आप आराम कर लीजिए। पक्का ना? तू ठीक तो है? अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, तुझे खालीपन सा नहीं लगता अपनी जिंदगी में? अभी अभी तेरी शादी हुई थी और तू अभी अपने पति से दूर हो गई। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे, तू अपना दोबारा घर क्यों नहीं बसा लेती? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती है ना, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप घर बसाने की बात कह रही हैं। माँ जी, आपका बेटा, मेरा पति गया है, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और जेठ जी क्या सोचेंगे? उनकी पत्नी चली गई और मैं जिंदगी बसा रही हूँ।
नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। ये ठीक नहीं है। घर का माहौल और मेरा दिल नहीं मानता ऐसा करने को। पर बहू, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। मैं नोनू को लेकर सो रही हूँ, आप भी सो जाइए। ठीक है बहू, ये ले नोनू का दूध, रात को रोए तो पिला दियो। मधु कमरे से चली जाती है और परी नोनू को सीने से लगाकर सो जाती है। अगले दिन मधु उसके कमरे में आती है और उसे नोनू के साथ प्यार से सोता देखकर सोचती है, बहू कितना खुश रहती है नोनू के साथ। वो नहीं होता तो वो पूरा दिन उदास रहती। एक नोनू के सहारे ही तो वो अपनी जिंदगी निकाल रही है और नोनू को भी माँ की कमी नहीं खलने देती। नोनू उसमें अपनी माँ की झलक ढूंढता है। अरे माँ, आपने नोनू को देखा क्या? आपके पास है या परी के ही? अपनी आंखों से देख ले कि तेरा बेटा कहाँ है। देख, परी को अपनी माँ समझकर उसे कैसे लिपट कर सो रहा है। बेटा, तूने एक बात नोटिस की? तेरा बेटा कितना खुश रहता है परी के साथ, हर पल हंसता रहता है, कभी रोता नहीं है। और परी का हाल तो तू जानता ही है। सिद्धार्थ के बिना कितनी टूट सी गई थी, लेकिन नोनू को गोद में लेते ही वो अपने सारे गम भूल जाती है। माँ, आप ये सब क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ठीक से कहो, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देख, तू भी अकेला है और बहू भी अकेली है। और नोनू, उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है इन सब में? जो भी हमारे साथ हुआ, उसे तो अपने माँ बाप का प्यार चाहिए। पर परी की भी अभी शादी हुई थी, पर पूरी जिंदगी वो विधवा बनकर गुजार रही है। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ तू परी का हाथ थाम ले, ताकि तुम दोनों अधूरे से पूरे हो जाओ और नोनू को भी माँ बाप दोनों का प्यार मिले। माँ, आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रही हैं? ये ठीक नहीं है माँ। परी मेरे छोटे भाई की बीवी है, मैं उसके साथ शादी नहीं। माँ, ये गलत है और इसमें उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। माँ बेटे की बातें परी सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे धक्का लगता है और वो अपनी सास को बोलती है, माँ जी, आप फिर से वही सब बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपको रात को ही मना कर दिया था, फिर भी। और जेठ जी, आप मुझसे शादी करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, माना कि विधवा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मेरी मर्जी ही ना पूछी जाए। परी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुमने सुना वो सिर्फ तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ बहू, मैंने ही तुझे और वरुण को कहा। मुझे माफ कर दे अगर तुझे बुरा लगा हो तो। नहीं माँ जी, अब मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब सिद्धार्थ ही नहीं है तो मेरा वजूद भी नहीं रहा। अब मैं जा रही हूँ इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं बहू, ऐसा मत कर। परी, ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो भी माँ ने कहा उसके लिए। परी दोनों में से किसी की भी नहीं सुनती और घर से निकल रही होती है। इतने में ही नोनू रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर एक बार को परी के पैर थम जाते हैं, लेकिन वो फिर भी घर से बाहर निकल जाती है। वरुण बच्चे को गोद में लिए उसके पीछे पीछे आता है। नोनू अब बहुत रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर परी को तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो पलटती नहीं है। तभी वरुण बोलता है, बेटा चुप हो जा, रो मत। बहू देख ले, नोनू किसी से भी चुप नहीं हो रहा। उसे तेरी गोद चाहिए, वो तुझे माँ समझता है। क्या तू उस छोटे से बच्चे को छोड़कर अभी भी जा पाएगी? अरे तेरे अलावा वो ना वरुण के पास टिकता है ना मेरे पास। दिन भर चिपका रहता है तो सिर्फ तेरे से। हम तेरे बिना रह लेंगे, लेकिन तू खुद से झूठ मत बोल। बहू, मैं जानती हूँ तू कहीं ना कहीं नोनू को अपना बेटा समझती है। तू क्या उसके बिना रह सकती है? बेटा नोनू, क्या हुआ बेटा? बेटा मत रो, पापा रहेंगे तेरे पास हमेशा। देख ले बहू, तेरे बिना कितना रो रहा है ये। नोनू के रोने की आवाज सुनकर परी का दिल पसीज सा जाता है और वो तुरंत नोनू को वरुण की गोद से लेकर अपने सीने से लगाकर रोती है और बोलती है, नोनू मेरा बच्चा, बस बेटा मैं आ गई। ऐसे नहीं रोते ना। माँ जी, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ नोनू के लिए। मैं उसे माँ की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। सच बेटा? हाँ माँ जी। इस तरह अगले दिन ही परी की शादी उसके जेठ वरुण से हो जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर नोनू का ख्याल रखते हैं। नोनू की वजह से परी और वरुण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों को प्यार हो ही जाता है। मुंबई के किसी इलाके में तुषार नाम का एक बेहद ही खूबसूरत लड़का अपनी माँ अर्चना और पिता सुखपाल के साथ रहा करता था। उसकी बस एक ही कमी थी, वो बचपन से ही कम सुनता था। कम सुनने के कारण उसकी माँ उसे ऊंची आवाज में कुछ भी बोल दिया करती थी।
इसी तरह एक दिन अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है। तुषार बेटा जल्दी से उठ जा, 8 बज गए हैं, तुझे कॉलेज भी तो जाना है, फटाफट रेडी हो जा। अपनी माँ की बात को सुनकर तुषार जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है, जहाँ उसी के बगल में उसका पिता सुखपाल भी बैठा होता है। तभी वो अपने पापा से बोलता है। पापा, आज आप जल्दी उठ गए, क्या बात है? कुछ खास बात है क्या? अब मैं इसे क्या ही बोलूं, ये नहा धोकर बिना अपने कान में मशीन लगाए हुए नीचे आ गया है। अगर अभी मैं इससे ये बोलूं कि आज का दिन खास है तो इसे बकवास सुनाई देगा। इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं। क्या हुआ पापा, आपने बताया नहीं? तुषार के बार बार पूछने से परेशान होकर सुखपाल उसके कान की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद ही तुषार अपने कानों पर हाथ फेरता है और बोलता है। अरे पापा, कान वाली मशीन तो मैं सिर्फ अपने एक कान में ही लगाता हूँ, मुझे दूसरे कान से तो थोड़ा ही सही पर सुनाई तो देता ही है। आप बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। बेटा, मेरे लिए तो तू ही खास है, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा जो है। ओह, तो पापा मैं आपके लिए बकवास हूँ? क्यों पापा, सिर्फ इसलिए ना कि मैं अपने एक कान से कम सुनता हूँ और मुझे दूसरे कान से सुनाई नहीं देता? मैं जानता था कि अगर मैं खास बोलूंगा तो इसे बकवास ही सुनाई देगा। इस तरह तुषार अपने पिता सुखपाल को गुस्से में बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कान की मशीन लगाकर कॉलेज निकल जाता है और अपने दोस्त रोहित से बोलता है। पता है रोहित, आज घर पर पापा के साथ नाश्ता करने बैठा था और उन्होंने मुझे बकवास कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं कम सुनता हूँ। नहीं यार तुषार, अंकल ने कोई और बात बोली होगी और तुझे वो बात सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा तो मुझे एक बात बता, क्या उस टाइम तेरे कान में तेरी मशीन लगी हुई थी? नहीं यार, पर मैं जानता हूँ पापा यही बोल रहे होंगे। रोहित, जो तुषार का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो उसे समझाता है, जिसके बाद तुषार उसके साथ कॉलेज की क्लास अटेंड करता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और एक दिन उसी कॉलेज में श्रव्या नाम की लड़की न्यू एडमिशन लेके कॉलेज आती है, लेकिन उसे अपनी क्लास ढूंढने में परेशानी होती है। तभी वो बोलती है। अरे यार, ये कॉलेज में अपनी क्लास ढूंढना कितना मुश्किल होता है, किससे पूछूं? इतना बोलकर श्रव्या नजर घुमाकर देखती है, जिसके बाद उसे अपने सामने तुषार खड़ा दिखता है और वो बोलती है। अरे यार, मुझे मेरी क्लास नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? जी बिल्कुल, किस क्लास तक जाना है आपको बताइए, मैं ले चलता हूँ। श्रव्या उसे अपनी क्लास बताती है और फिर तुषार उसे क्लास तक लेकर जाता है। तभी वो बोलता है। अरे यार, तुम्हारी और मेरी क्लास एक है। इतना बोलकर तुषार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतता है और अब तुषार और श्रव्या कॉलेज का ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगते हैं। साथ में खाना, साथ ही बेंच पर बैठना और इसी तरह दोनों को मन ही मन एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि अभी तक श्रव्या को ये नहीं पता था कि तुषार तो उसका बहरा आशिक है। एक दिन श्रव्या अपने मन में बोलती है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे तुषार की तरफ खिंची चली जा रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और करूँ भी क्यों ना, वो है ही इतना अच्छा, इतना स्मार्ट, चल इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जो बात एक तरफ श्रव्या सोच रही होती है, वही बात दूसरी तरफ तुषार भी अपने मन में सोच रहा था। और फिर एक दिन तुषार अपने घर में शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता है। नहीं चाहते हुए भी मुझे श्रव्या से प्यार हो गया है और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए आज मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगा। इतना बोलकर तुषार कॉलेज जाता है, जिसके बाद वो श्रव्या को अपने दिल की बात बताने के लिए उसके सामने घुटनों पर बैठता ही है कि तभी उसके कान की मशीन जमीन पर गिर जाती है और उसे पता तक नहीं चलता, जिसके बाद वो बोलता है। श्रव्या, आई लव यू यार, पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अपनी आगे की पूरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या कहा तुमने शकरकंद? अरे मैं यहाँ तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करूँगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम?
मेरी बर्बादी करोगी, लेकिन क्यों? ओफो पागल, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं कब से कुछ और बोले जा रही हूँ और तुम कुछ और ही जवाब दिए जा रहे हो। अब तुम चुप हो गई, मुंह क्यों हिला रही हो? कुछ बोलोगी भी? तुषार ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने कान की गिरी मशीन पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपने कान में लगा लेता है और बोलता है, ओह सॉरी यार श्रव्या, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे कान की मशीन जमीन पर गिर गई। तभी तो कहूँ कि मुझे उल्टा क्यों सुनाई दे रहा है। वो क्या है ना कि मुझे दूसरे वाले कान से बहुत ही कम सुनाई देता है और इस कान की तो मशीन ही गिर गई थी। तुषार की बात को सुनकर श्रव्या के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, क्या क्या कहा तुमने? तुम बहरे हो? तुमने मुझसे ये बात छुपाई? धोखेबाज कहीं के। श्रव्या, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन से तुम मेरे कानों में ये मशीन देख रही हो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं कम सुनता हूँ, इसीलिए तो मेरे कान में मशीन है। नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना स्मार्ट लड़का बहरा भी हो सकता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे बहरे आशिक की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर श्रव्या वहाँ से चली जाती है और तुषार की आंखें नम हो जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है और एक दिन श्रव्या अकेले में बैठी उसे याद करते हुए खुद से बोलती है, आई मिस यू तुषार, तुम कहाँ चले गए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी कमी के चलते मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। अब मैं तुमसे माफी मांगू तो मांगू कैसे? श्रव्या ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आकर बोलती है, ओए श्रव्या, तू रो क्यों रही है? कोई बात है क्या? अगर तू मुझे बताना चाहती है तो बता, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। सोनी की बात सुनकर उदास श्रव्या अपने मन की और तुषार के बारे में सारी बात उसे बताती है, जिसके बाद उसकी दोस्त सोनी बोलती है, ओए झल्ली, तू भी ना, प्यार का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना नहीं होता। और तू मुझे ये बता कि अगर उसे कम सुनाई देता है तो उसे तुझसे प्यार नहीं है क्या? क्या वो तेरे लायक नहीं है? देख पागल, प्यार ना दिल से होता है, और अगर तुझे तुषार से प्यार है ना तो तू उसे उसकी इस कमी के साथ अपना, क्योंकि प्यार सूरत से ज्यादा सीरत से होता है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगा? हाँ, वो तुझे माफ कर देगा और देखियो वो भी तेरे लिए उदास होगा और तुझे मिस कर रहा होगा। अब तू जा। सोनी की बात को सुनकर श्रव्या तुषार के पास जाती है और उससे बोलती है, तुषार, मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? साफ कर दो? क्या साफ कर दूं? मैं क्या धोबी हूँ? अरे मेरी अकल खराब हो गई थी उस दिन, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तो उस दिन तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी, इसीलिए तुम चली गई मुझे बहरा आशिक बोलकर। श्रव्या को अपनी गलती का पछतावा तो हो जाता है और वो माफी मांगती है, लेकिन तुषार सब कुछ सुनते रहने के बाद भी नाटक करता है, जिसके बाद श्रव्या उसकी कान में लगी हुई मशीन को देखकर बोलती है, तुम्हारे कान में मशीन लगी है, तुम्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है ना, फिर भी तुम उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हो। श्रव्या को रोता देखकर तुषार उसे गले लगा लेता है और बोलता है, अरे सॉरी, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे इस बार सब सुनाई दे रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए हम रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खाने के लिए। इतना बोलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जिसके बाद तुषार के कान में खुजली होने के कारण वो अपने कान की मशीन को निकालकर टेबल पे रख देता है। तभी श्रव्या एक बार फिर उससे बोलती है, तुषार, खाने में क्या मंगवाऊं? नहाने जाऊं? तुम रेस्टोरेंट में नहाने आई हो या फिर खाने आई हो? तुषार के उल्टे शब्द सुनकर श्रव्या उसके कानों की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा, तो इसके कानपुर की मशीन निकली हुई है, तभी इसे गलत सलत सुनाई दिए जा रहा है। अभी ठीक करती हूँ इसकी मशीन। श्रव्या उसके कान में मशीन लगाती है और बोलती है, अरे मेरे प्यारे तुषार, तुम्हारे ये जो कानपुर में मशीन लगी है ना, इसका खास ध्यान रखा करो कि ये तुम्हारे कान से बाहर ना आए, क्योंकि जब ये तुम्हारे कान से बाहर होती है ना तो तुम्हें सारी चीजें गलत सुनाई देती है और तुम गलत जवाब देते हो, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और इस तरह श्रव्या और तुषार एक दूसरे को धीरे धीरे बेहतर समझने लगते हैं और अच्छी समझदारी के कारण तुषार के बहरे होने के बाद भी श्रव्या उसका
बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उनका प्यार भी बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।